हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और मैं आज आपको सीए फाउंडेशन माने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो आप कोर्स कर रहे हैं, मतलब आपका एक सपना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, तो उसमें आपका सबसे पहला एग्जाम जो होता है वो होता है सीए फाउंडेशन का। इसे आप कह सकते हैं कि ये सीए एंट्रेंस का एग्जाम है या सिंपली इट इज अ फर्स्ट लेवल टू कंप्लीट योर ड्रीम। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें आपका एक पेपर नंबर 3 है जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, एक बात आपसे करते हैं, इससे पहले जब सीए फाउंडेशन नहीं था उससे पहले सीए सीपीटी हुआ करता था। तो दोस्तों, आज जो है ना, इसे सीए फाउंडेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है और सीए सीपीटी के टाइम में ये पेपर नंबर 3 होता था 50 मार्क्स का, लेकिन आज ये 100 मार्क्स का कर दिया गया है और आपका टाइम लिमिट मिलती है आपको 2 आवर्स और ये पूरा का पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब दोस्तों, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इस पेपर को 50 मार्क्स से 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। जब कभी भी आप लोग कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे तो वहां पे आपके 2 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, चाहे आप किसी भी सीए से पता कर लीजिएगा। ठीक है ना। और वहां पे आपकी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके आईक्यू लेवल को जज करता है। तो दोस्तों, पहली बात, हमें यहां पे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी, नेवर। हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम कुछ कर पाए। क्योंकि अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपका पेपर है 100 मार्क्स का और इसमें आपको टाइम मिलते हैं 2 आवर्स। तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 72 सेकंड्स का टाइम मिलता है और आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। लेकिन दोस्तों, हर क्वेश्चन आपका 72 सेकंड में सॉल्व नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होंगे, 10 सेकंड में सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 20 सेकंड्स में सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको 1 से 2 मिनट भी लगेंगे। तो दोस्तों, हमें शुरू से ही अपने आप को इस तरीके से लेके चलना है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हमें पेपर पूरा करने के लिए अपने आप में पूरा। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम जो बात करेंगे, आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई लोग इसको बहुत ही टफ चैप्टर मानते हैं। आप देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन है, आप कहीं भी जाके किसी भी वीडियो को देखिए तो लोग कहेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज अ वेरी टफ चैप्टर और उसमें कई सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर बात करनी है और आपका आंसर विद इन 1 लाइन और 2 लाइन्स के अंदर आपका इसका आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन की बात करें तो दोस्तों, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, माने कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, ये कौन बताएगा हमें? ये हमें बताएगा परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दोस्तों सिलेक्शन, और कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है, ये कौन बताएगा हमें? कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं दोस्तों, क्या अरेंज करना और सेलेक्ट करना, क्या ये दोनों बातें सेम है?
मैं कहूं आप अपनी बुक्स को अरेंज करिए और मैं कहूं आप अपनी बुक्स को सेलेक्ट करिए, क्या ये दोनों बातें सेम है? ना 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 ना, गलत सोच रहे हैं। अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले बात करें अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट का मतलब जब कभी भी हम ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे, गिव द प्रेफरेंस टू ऑर्डर, इट मींस हम चीजों को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसका मतलब हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं। और जब हम कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस ना दें, नॉट गिव द प्रेफरेंस टू ऑर्डर, इट मींस हम चीजों को क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? अब इसको समझने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। अब दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक स्कूल है और छोटा सा स्कूल है, उसके अंदर 3 बच्चे पढ़ते हैं, ए, बी और सी। ये 3 बच्चे हैं किसी क्लास में और हमें इन 3 बच्चों के बीच में 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड प्राइज। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि बताइए कि आप इन 2 प्राइज को कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सपोज करके चलिए ए इज मी, मैं हूं, B is you and C is your friend। ये 3 बंदे हैं, ठीक है ना? अब the first prize of the class goes to, क्या सोच रहे हो? मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा या आपके दोस्त को मिलेगा? पहले प्राइज के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 3, ठीक है ना? 3 चॉइसेस। कौन कौन? मैं, आप और आपका दोस्त, ठीक है ना? अब आपके दोस्त को फर्स्ट प्राइज मिल गया, अरे वाह, खुश हो गया सर, फर्स्ट आ गया मैं तो। अब लड़ाई किसके किसके बीच की रह गई? मेरी और आपके बीच की। मैं तो सर थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा हूं। अब बात करते हैं सेकंड प्राइज की। द सेकंड प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस? सर कितनी चॉइसेस? आपका फ्रेंड सोचेगा सेकंड प्राइज के बारे में, ना 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 ना, उसको फर्स्ट मिल गया, वो अपने घर पे बैठेगा, वो कहेगा फर्स्ट आया मैं फर्स्ट, सेकंड के बारे में क्यों सोचूंगा भाई? तो सेकंड के लिए कौन कौन सोचेगा? आप और मैं। माने सेकंड प्राइज के लिए कितनी चॉइस? 2। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 6। माने अगर मैं बात करूं 3 बच्चों में मुझे 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसके बेस कितने होंगे? 6, ओनली 6 बेस। तो हम वो पता करेंगे ये 6 बेस कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके दोस्त को जब फर्स्ट प्राइज मिला था सी, तो सेकंड प्राइज के लिए यू हैव 2 ऑप्शन, ए एंड बी। तो सी के साथ ए एंड सी के साथ बी। क्या बात है, पहला ही वर्ड सी ए बना। सी के साथ ए और सी के साथ बी, ये पहले 2 अरेंजमेंट हो गए। यहां पे सी को फर्स्ट और ए को सेकंड, और यहां पे सी को फर्स्ट और बी को सेकंड, ठीक है ना? अच्छा, हो सकता है आपके फ्रेंड की जगह आपको फर्स्ट प्राइज मिलता, माने बी को फर्स्ट प्राइज तो ए को सेकंड, और बी को फर्स्ट प्राइज तो सी को सेकंड। हो सकता है आपकी जगह दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेटली मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाए, तो ए को फर्स्ट तो बी को सेकंड और ए को फर्स्ट तो सी को सेकंड। मतलब कुल मिलाकर यहां पर कितने वे बने? 6। अच्छा दोस्तों एक चीज और बताइए, क्या यहां पर सीए और एसी ये दोनों बातें सेम है? नहीं है। यहां पे सी को फर्स्ट और ए को सेकंड मिल रहा है, जबकि यहां पर ए को फर्स्ट और सी को सेकंड मिल रहा है। मतलब हमारे लिए कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, ये मैटर कर रहा है। मतलब दीज आर अरेंजमेंट।
दीज आर अरेंजमेंट। ये क्या कहलाएंगे? अरेंजमेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? माने हमने यहां पे प्राइस को क्या करा है? अरेंज करा है। क्लियर हो गई बात? अगर सीए कहूं, जैसे अब मैं कहूं आपके दोस्त के नाम बताओ, आपने कहा रजत और सुमित, ये मेरे दो दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोले नहीं सर गलती हो गई। मैंने क्या हुआ? बोले सर सुमित और रजत ये दो मेरे दोस्त। मैं कहूंगा क्या पागल पागल हो गए हो भाई? दोनों बातें एक ही तो हैं, दोनों में कोई अंतर थोड़ना है। किसी का नाम आप पहले लो या किसी का नाम बाद में लो, कोई फर्क नहीं पैदा यार भाई, दोनों बातें एक ही है। किसी का नाम पहले लो किसी का नाम बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर ही नहीं करता भाई। हां, अगर आप ये कहते कि जिसका नाम पहले लूंगा वो मेरा ज्यादा क्लोज फ्रेंड है और जिसका नाम बाद में लूंगा वो मेरा कम क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड तो है लेकिन कम क्लोज है, तो ये दोनों बातें अलग अलग होती। इट मींस हम यहां चीजों को अरेंज कर रहे होते। क्या कर रहे होते? अरेंज कर रहे होते। बात समझ में आ गई? और जब हम ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसका मतलब हम चीजों को क्या कर रहे होंगे? सेलेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बात दोस्तों? समझ में आया आपको? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 5 बच्चे हैं, इन विच 3 प्राइजेस, कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना? उनके बीच में आपको 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना? अब ये बहुत सोचने वाली बात है। आपको प्राइज उठा के बच्चों को देना है या बच्चा उठा के प्राइज को देना है? सर ट्रॉफी उठा के बच्चों को दी जाती है ना, बच्चा उठा के दूसरा ट्रॉफी को दिया जाता है। हाँ, तो यहां पे हमारे पास 3 प्राइजेस है, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड, और 5 बच्चे हैं, नाम ले लिया ए, बी, सी, डी और ई। अब द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस? 5। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, 5 चॉइसेस। द सेकंड, अब किसी एक को मिल जाएगा, मान लीजिए सी को फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब द सेकंड प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस? सर बची ए, बी, डी और ई, 4 चॉइसेस। मान लीजिए ई को सेकंड प्राइज मिल गया। अब द थर्ड प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस? ए, बी और सी, 3 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 5 4 जा 23 जा 60। 60 बेस होंगे या 60 चॉइसेस होंगी? बात ठीक है ना? क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस, कौन कौन से 3 प्राइज हैं? सर मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट, सबसे सीधा बच्चा, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, सबसे टैलेंटेड बच्चा, और बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छा बच्चा, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 स्टूडेंट, 6 बच्चों के बीच में बांटना है। अब 6 बच्चों को नाम दे दिया सर ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब आपके पास 3 प्राइज हैं, एक तो मोस्ट सिंसियर, एक मोस्ट टैलेंटेड और एक बेस्ट स्टूडेंट। अब द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू कितनी चॉइसेस? सर 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 कितनी चॉइसेस? सर कितनी चॉइसेस? सर बिल्कुल ठीक बात, 6 चॉइसेस। ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा, चॉइस को ब्लॉक के नीचे लिखिएगा। ठीक है ना? चॉइस को ब्लॉक के नीचे लिखिएगा। अच्छा, अब किसी भी एक बच्चे को मोस्ट सिंसियर का अवार्ड मिल जाएगा। मान लीजिए बी को मिल गया, बी को मोस्ट सिंसियर का अवार्ड मिल गया। बी जो है सबसे सीधा बच्चा है उस क्लास का। ठीक, अब दूसरी बात, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू, अच्छा ए सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। अच्छा बी सोचेगा? सर नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा भाई? जो सिंसियर है क्या वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। जो सिंसियर स्टूडेंट है वो टैलेंटेड भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? हम तो टोटल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? वो हो या ना हो एक अलग बात है।
ठीक है ना। तो जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है दोस्तों, बेस्ट भी हो सकता है, जबकि जो फर्स्ट आएगा वो सेकंड नहीं आएगा, ना ही थर्ड आएगा। माने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहां पे हमने फर्स्ट सेकंड प्राइस की बात करी थी, उस क्वेश्चन के अंदर देखिए ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइस की बात हुई थी, जो फर्स्ट आएगा वो सेकंड नहीं आएगा, ना ही थर्ड आएगा। माने उसमें एक बच्चा मैक्सिमम एक प्राइस दे सकता है, एक से ज्यादा प्राइस नहीं ले जा सकता। जबकि इस केस में एक बच्चा एक प्राइस भी ले जा सकता है, दो भी ले जा सकता है, हो सकता है तीनों ले जाए। नहीं आई बात समझ? कॉम्प्लेन पीने वाला बच्चा होगा भाई, सिंसियर भी है, टैलेंटेड भी है और बेस्ट भी है, ठीक है ना। या पतंजलि का आजकल जो आ रहा है वो दूध के साथ, तो सिंसियर, टैलेंटेड और बेस्ट तीनों बातें हो गई, ठीक है ना दोस्तों। तो मोस्ट सिंसियर के लिए कितनी चॉइस आपके पास? 6। कौन कौन सी? ए बी सी डी ई है। और मोस्ट टैलेंटेड के लिए भी कितनी चॉइस होगी? 6। मतलब यहां पे क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउड हो गया दोस्तों। रिपीटेशन क्या हो गया? अलाउड। माने एक बच्चा एक प्राइज भी ले जा सकता है, दो भी ले जा सकता है, हो सकता है तीनों ले, तीनों। बात समझना है दोस्तों। अच्छा, बेस्ट स्टूडेंट के लिए अगेन 3 चॉइस भाई। बी मोस्ट सिंसियर भी हो सकता है, मोस्ट टैलेंटेड भी हो सकता है, और हो सकता है ये बेस्ट स्टूडेंट हो क्लास का, ठीक है ना। तो यहां टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई आपकी? 216। माने ये हुआ आपका रिपीटेशन इज अलाउड का केस। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, in how many ways can 3 prizes be distributed among 7 students so that। अब भैया प्राइस तो है 3, लेकिन ये नहीं बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला है, सिंसियर टैलेंटेड बेस्ट वाला है, कुछ नहीं बताया अभी। चलिए ठीक है, हमने भी 3 प्राइस P1 P2 और P3 मांगी है, ठीक है ना। 7 स्टूडेंट्स के बीच में करना है, तो ये हो गए 7 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, पहला पॉइंट, सो दैट नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन 1 प्राइज। किसी भी बच्चों को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकता। मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बात हो गई। माने कोई भी बच्चा एक से ज्यादा प्राइज नहीं ले सकता। माने ये क्या हुआ? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस हुआ। तो प्राइज 1 के लिए कितनी चॉइस होंगी हमारे पास? 7। प्राइज 2 के लिए कितनी होगी? अब एक से ज्यादा प्राइज नहीं ले सकता, तो दूसरे प्राइस के लिए कितनी चॉइस होंगी? 6। और तीसरे प्राइस के लिए कितनी चॉइस होगी? 5। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 7 6 42 5 210 वेज। क्लियर हो गई बात? अब हम सेकंड की बात करते हैं। एनी स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। भाई 3 प्राइजेस है, P1 P2 और P3। कोई भी बच्चा कितने भी प्राइज ले जाए, माने 1 ले जाए, 2 ले जाए या सारे के सारे ले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माने क्या हो गया? रिपीटेशन इज अलाउड का केस हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब प्राइस 1 के लिए कितनी चॉइसेस? 7। प्राइस 2 के लिए कितनी चॉइसेस? अगेन 7। और प्राइस 3 के लिए कितनी चॉइसेस? अगेन 7। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 343, ठीक है ना। 343 वेज हो गए। क्लियर हो गई बात दोस्तों? समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। सर एक रेलवे कंपार्टमेंट में क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 6 वैकेंट सीट्स इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। ये एक रेलवे का कंपार्टमेंट बना हुआ है। सर सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि आपके सामने ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और इसके अंदर 6 वैकेंट सीट्स है, माने 6 सीट्स खाली पड़ी हुई। ये 6 की 6 सीट्स हमारी खाली पड़ी हुई। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन। अब 3 पर्सन आ गए। एक तो आ गए भैया पप्पू जी, एक आ गए गप्पू जी, और एक आ गए सप्पू जी। 3 पर्सन हो गए, पप्पू गप्पू और सप्पू। ये आए, यहां खड़े हो गए तीनों के तीनों, और इन चेयर्स को देखने लगे। अब पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस? भाई पहली बात, आप सीट पे इंसान को बैठा देंगे या कुर्सी फेंक के इंसान को मारेंगे?
सीट पे बैठा लेंगे ना, माने सीट के अकॉर्डिंग चॉइस देखेंगे या पर्सन के अकॉर्डिंग चॉइस देखेंगे? बहुत आराम से भाई, यहां पे पर्सन बैठेगा सीट पे, सीट नहीं बैठ रही है पर्सन पे। तो पहले पर्सन पप्पू जी के लिए कितनी चॉइस होगी? 6। पप्पू जी के लिए कितनी चॉइस होगी? 6। अब पप्पू जी यहां जाके बैठ गए, इन्होंने सीट घेर ली, ठीक है ना। अब आई गप्पू की बारी। गप्पू बोला भैया कहां बैठू कहां बैठू, तो गप्पू के लिए कितनी चॉइस हो गई? अब इसके ऊपर थोड़ी ना बैठेगा, हिंदुस्तानी वाला सिस्टम नहीं है बेटा, जरा भाई जरा थोड़ा उधर खिसकना, वो वाला हिसाब नहीं, एक के ऊपर एक नहीं बैठना। तो गप्पू के लिए कितनी चॉइस हो गई? 5। और सप्पू भाई, अब यहां पे गप्पू जी यहां बैठ गए, अब सप्पू के लिए कितनी चॉइस रहेगी? 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई? 120। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली जितना सोचेंगे उतना इजी रहेगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इफ देयर आर 6 होटल्स इन अ टाउन। एक टाउन है, मान लीजिए फरीदाबाद, ठीक है ना। फरीदाबाद में 6 होटल है, 6 होटल्स है, होटल ताज, होटल ली मेरिडियन, ठीक है ना, होटल हयात, इस टाइप से करके 6 होटल्स दे रखे आप, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 होटल्स है। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन, अब 3 पर्सन का नाम दे दिया एक्स, वाई और जेड, ये 3 पर्सन है। कैन स्टे इन एनी होटल, कोई भी बंदा कहीं ठहरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई भी कहीं जाके ठहर जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन में अब एक्स के लिए कितनी चॉइस? 6, वाई के लिए कितनी चॉइस? 6 और जेड के लिए भी कितनी चॉइस? 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 216। ये आपका आंसर आ गया एनी होटल का। दूसरा डिफरेंट होटल, माने तीनों अलग अलग ठहरने चाहिए, ठीक है ना, तीनों का स्टे जो हो वो अलग अलग हो। तो एक्स के लिए कितनी चॉइस? 6। मान लीजिए एक्स सी में जाके ठहर गया, तो अब वाई सी में नहीं ठहरेगा, वाई जो है वो सी में नहीं ठहरेगा। तो वाई के लिए कितनी चॉइस? ए बी डी ई और एफ, माने 5 चॉइसेस। फिर किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए वाई जो है वो एफ में जाके ठहर गया, तो जेड के लिए कितनी चॉइस रह गई? 4, ए बी डी और ई। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई आपकी? 120, ठीक है ना। अब तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेम होटल की बात करें। अब ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 होटल है। सबसे पहले तो एक्स के लिए चॉइसेस बताइए। एक्स के लिए 6 चॉइस। अब एक्स जो है ही इज द मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का मैनेजर है और ये अपने 2 एम्प्लॉय वाई और जेड को अपने साथ लेके गया है। खर्चा कौन करेगा? मैनेजर करेगा। तो भैया मैनेजर साहब जहां रुकेंगे वहीं पे एम्प्लॉय भी रुकेंगे, चाहे होटल अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है ना। तो एक्स के लिए कितनी चॉइस है? 6। लेकिन वाई के लिए मान लीजिए अगर एक्स सी में जाके स्टे कर जाता है तो वाई के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी। भाई वाई कहीं इनको छोड़ के जा ही नहीं सकता, तो वाई के लिए कितना ऑप्शन है? एक। और जेड के लिए कितना ऑप्शन है? सिर्फ एक। कौन सा? सी। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 6। क्लियर हो गई बात दोस्तों? समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ देयर आर 7 डोर्स टू एंटर इन डीएलएफ मॉल ऑफ नोएडा, ठीक है ना, ये डीएलएफ मॉल है नोएडा में, उसमें घुसने के 7 दरवाजे हैं, ठीक है ना, ये मॉल बना हुआ है और इसमें घुसने के लिए आपके पास 7 एंट्री गेट्स हैं। ये 7 एंट्री गेट्स है, ठीक है ना। देन इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर इन द मॉल बाय अ डोर, भैया दरवाजे से ही जाएगा, कूद के तो जाएगा नहीं, ठीक। एंड रिटर्निंग बैक बाय एनी डोर। पहले तो ये बताइए पर्सन के लिए जाने के लिए कितनी चॉइस है आपके पास? पर्सन के जाने के लिए कितनी चॉइस है? 7। एंड रिटर्निंग बैक बाय एनी डोर, किसी से भी लौट के आए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
7, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई 49। ठीक है ना। अच्छा, देन इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर इन द मॉल बाय अ डोर, जाने के लिए कितनी चॉइस 7, एंड रिटर्निंग बैक बाय डिफरेंट डोर। क्या होता है ना, जहां से एंट्री होती है वहां से एग्जिट नहीं होती। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो, पीवीआर में जाते हो, सिनेपोलिस में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, एंट्री अलग है और एग्जिट अलग है। तो जिससे गए आप उससे नहीं निकल सकते। तो भाई मान लीजिए अगर यहां से पर्सन गया एक्स, तो लौट के आने के लिए ये डोर तो क्लोज हो गया, लौट के आने के लिए कितने दरवाजे रह गए 6, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई 42। ठीक है ना। देन इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर इन द मॉल बाय अ डोर, जाने के लिए कितनी चॉइस, अब ये दोबारा दरवाजा खुला हुआ है सर। देन इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर इन द मॉल बाय अ डोर, जाने के लिए कितनी चॉइस 7, एंड रिटर्निंग बैक बाय सेम डोर। मान लीजिए इससे गया और से रास्ता याद नहीं है, नया नया आया है, बोले साहब मैं तो इसी से निकलूंगा, मेरी बाइक भी यहां खड़ी है, मेरी कार भी यहां खड़ी है, मेरी फैमिली वहीं खड़ी है, इसलिए मैं यहीं से निकलूंगा। तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस 7। तो इस कंडीशन में टोटल वेज कितने हो जाएंगे 7। क्लियर हो गई बात दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ देयर आर 10 ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, दिल्ली से पुणे के लिए आपकी 10 ट्रेन्स हैं, 10 फ्लाइट मान लीजिए, 10 ट्रेन्स मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, जो जाएगी वही लौट के आएगी। मान लीजिए राजधानी हो गई, ठीक है ना, और शारदा हो गई, श्रमजीवी हो गई, इस टाइप से 10 ट्रेनें दे रखी है। ठीक है ना। देन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो बाय अ ट्रेन, सबसे पहले तो जाएगा, उसके बाद कुछ बात होगी। तो जाने के लिए कितनी चॉइस 10, एंड रिटर्निंग बैक बाय डिफरेंट ट्रेन, माने जिससे गया था वो बहुत लेट पहुंची, उसने सोचा यार ये सबसे घटिया ट्रेन है, मैं इस ट्रेन से कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगा। ठीक है ना, लौट के भी नहीं आऊंगा, रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया। तो लौट के आने के लिए जिससे गया था उससे नहीं आएगा, बाकी तो आ सकता है। तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस 9, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई 90। आपको किसी टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर ये कहता सेम ट्रेन तो 10 into 1, अगर ये कहता एनी ट्रेन तो 10 into 10। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चल तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ले रखा है, इफ देयर इज अ लॉक कोड ऑफ 4 डिजिट इन योर फोन। भैया ये आपका एक फोन है और इस फोन में यहां पे 4 डिजिट का, डिजिट बहुत ध्यान देखिएगा, 4 अल्फाबेट्स नहीं बोला है, 4 डिजिट का एक लॉक कोड पड़ा हुआ है। ठीक है ना। आपका मोबाइल इसी तरीके का होता है, आजकल तो बहुत स्मार्टफोन आने लगे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कहूं तो जनरल कीपैड इसी तरीके का होता है। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ देयर इज अ लॉक कोड ऑफ 4 डिजिट, डिजिट बहुत ध्यान से देखिएगा, अल्फाबेट्स नहीं बोला है, क्या बोला है डिजिट बोला है। अगर आपके पास आपके फोन में 4 डिजिट का लॉक कोड पड़ा हुआ है, देन इन हाउ मेनी वेज कैन यू अप्लाई द लॉक कोड एंड कैन गेट अनसक्सेस। और आप लॉक कोड अप्लाई कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही। सक्सेस की बात नहीं कर रहे, सक्सेस तो ऑलवेज 1 होगी भाई, जो सही लॉक कोड है वही सक्सेस है हमारी, बाकी सारी की सारी अनसक्सेस है। ठीक है ना। अब ये आपका 4 डिजिट का लॉक कोड है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप पहले प्लेस पे कितने डिजिट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्टार इट इज नॉट अ डिजिट, हैश इट इज नॉट अ डिजिट। आपके पास डिजिट कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस 10। अब इसने कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना, तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस सर 10। आप कहेंगे सर 10 कैसे, सर 0 0 0 0, क्या ये एक लॉक कोड नहीं है, बिल्कुल है। 0 0 1 1, क्या ये एक लॉक कोड नहीं है, बिल्कुल है। या तो क्वेश्चन में कहता कि ईच डिजिट इज डिफरेंट, लेकिन इसने नहीं बोला, तो हम ये मानेंगे भैया रिपीटेशन बिल्कुल अलाउड होगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस
10, दूसरे के लिए भी 10 और तीसरे के लिए भी 10 और चौथे के लिए भी 10। माने टोटल आपके कितने लॉक कोड बन सकते हैं? ये टोटल लॉक कोड है, माने टोटल आप इतने पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें से सक्सेस तो सिर्फ एक होगी दोस्तों, सिर्फ एक, बाकी सब क्या होंगी? अनसक्सेस। तो -1 कर दीजिए, 9999, दैट इज योर अनसक्सेस, और ये आपकी क्या हो गई? सक्सेस। ठीक है ना? और ये क्या हो गया? आपका टोटल। माने टोटल में से अगर आप सक्सेस माइनस करेंगे तो हमेशा रिजल्ट में क्या मिलेगा? अनसक्सेस मिलेगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, और मैंने आपको परमुटेशन में सिर्फ ये बताया कि आपको किसी टाइप का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना दोस्तों। और प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और बाकी टीचर्स की भी वीडियो को देखिएगा, और कंपैरिजन करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना दोस्तों? आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। इससे आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी में हम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात करेंगे। ना ही हमें कोई फॉर्मूला याद करना है, ना ही हमें कोई शॉर्टकट याद करनी है, और हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है ना? दैट इज द मेन फंडा ऑफ लर्निंग। ठीक है ना? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको लर्निंग करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।